सुप्रभात। इस साल 2020-21 के प्रथम सत्र में आपका सभी का स्वागत है। TYBA के सभी छात्रों का स्वागत। इस सत्र में हम देखते हैं तो कोरोना की वजह से इस साल यह जो है तंत्र विज्ञान के माध्यम से हमें पढ़ाने का मौका मिल चुका है। तो इस साल हम देखते हैं तो BA थर्ड के लिए जो छात्र प्रवेश ले रहे हैं उनका BA सेकेंड के लिए जो हिंदी है वही छात्र इस साल TYBA के लिए प्रवेश ले सकते हैं। तो इस साल जैसे कंपलसरी अंग्रेजी और जो कोई मेन सब्जेक्ट होगा उसका हिंदी 5 पेपर होंगे। जैसे मान लीजिए कि कंपलसरी अंग्रेजी और हिंदी के 5 पेपर, इसमें 5 पेपर में क्या क्या है तो 5 पेपर में यानी एक पहला जो है SY तक हमें 6 पेपर हो चुके हैं। इस साल पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 9, पेपर 10, पेपर 11 इस यानी 5वीं सेमिस्टर के लिए ये पेपर है। और इसमें पेपर नंबर 7 जो है एक विशेष विधा है। इसमें आपको यानी एक उपन्यास है और इस उपन्यास का आपको अध्ययन करना है। तो इस पेपर का नाम है विधा विशेष का अध्ययन। इसमें एक उपन्यास है, कुसुम कुमारी का उपन्यास है और ये पेपर नंबर 7 है। पेपर नंबर 8 जो है उस पेपर नंबर 8 का नाम है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में साहित्य की निर्मिति, साहित्य के उद्देश्य, साहित्य के अलग अलग विधाएं, इस पर ये पेपर है, पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 9 जो है साहित्य शास्त्र हिंदी साहित्य का इतिहास, पेपर नंबर 9 है। यह यानी इसमें साहित्य की निर्मिति कब से या हिंदी का साहित्य कब से निर्माण हो गया इसके बारे में ये है। और पेपर नंबर 10 जो है, पेपर नंबर 10 एक अलग प्रकार का ही है। जैसे रोजगार के अवसर के नाम पर यह पेपर शुरू किया गया है, ये पेपर नंबर 10 है। और पेपर नंबर 11 जो है वह भाषा विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान यानी भाषा के उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग वाद है या आलोचना है, तो ये जो 11 पेपर है इसमें अलग अलग आपके अध्यापक पढ़ाते हैं। इसमें मैं 2 पेपर पढ़ाती हूँ, 2 पेपर एक सर जी पढ़ाते हैं, एक पेपर एक मैडम जी पढ़ाते हैं। मैं जो 2 पेपर पढ़ाती हूँ उसमें पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 है। उसमें पेपर नंबर 8 जो है साहित्य शास्त्र है और पेपर नंबर 9 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो आज हम देख लेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेबस किस प्रकार का है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें प्रथम सत्र के लिए आज हमें यानी आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां, आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं, इसमें यानी प्रतिनिधि रचनाकारों में पृथ्वीराज रासो और बिशनदेव रासो ऐसे 2 विद्वानों का यानी उसी समय के साहित्यकारों का ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरा विभाग जो है भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो उसमें भक्ति काल है, उसकी सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी 2 परिस्थितियों का अध्ययन करना है। और उसमें यानी उसी काल के स्वर्ण युग के कवि है जैसे संत नामदेव, रविदास, मीराबाई और गुरु नानक जो है, तो इनका ज्ञान हमें प्राप्त करना है या उन्हें सुनना है। तो इसके बाद निर्गुण भक्ति धारा, तो इसी यानी भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा ऐसी 2 धाराएं प्रवाहित हुई थी। तो निर्गुण भक्ति धारा जो है इसके काव्य की विशेषता का अध्ययन करना है। दूसरा है कबीर का जीवन परिचय है। तीसरा है जायसी का जीवन परिचय है। और चौथा जो यूनिट है वह है सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा का क्या क्या अध्ययन करना है, तो सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका अध्ययन करना है। और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा जो है उसके कवि जो है या प्रवर्तक जो है सूरदास जी जो है, तो सूरदास जी का जीवन परिचय हमें प्राप्त करना है। प्रश्न पत्र के बारे में हम देखते हैं तो प्रश्न पत्र का स्वरूप इस साल अलग है।
FY के लिए 50 गुण की परीक्षा थी, SY के लिए 50 गुण की परीक्षा थी। लेकिन इस साल आपको थोड़ा सा अलग प्रश्न पत्र है। जैसे हम देखते हैं कि 40 मार्क का आपका प्रश्न पत्र होगा और 10 गुण आपके इंटरनल हो गए, यानी अंतर्गत जो कोई परीक्षा होगी, जैसे हम मानते हैं सेमिनार होगा, प्रोजेक्ट होगा, तो या प्रश्नावली होगी। तो इसके प्रथम सत्र में आपको 40 मार्क की लिखित परीक्षा देनी है और 10 मार्क का विभाग के द्वारा जो कोई विधियां आयोजित की जाएगी उसमें सम्मिलित होने या जैसे पाठ्यक्रम के आधार पर कोई प्रोजेक्ट होगा उसका पूरा करने के बाद आपको 10 गुण मिल जाते हैं। तो ऐसे तो और प्रश्न पहला जो होगा वह है पूरे पाठ्यक्रम पर 10 गुण के, यानी बहुविकल्पी होता है 10 गुण के लिए। दूसरा प्रश्न जो है पूरे इकाई या विभाग 1 पर लघुत्तरी प्रश्न 3 में से आपको 2 लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है इकाई 2 पर टिप्पणी या 3 में से 2 लिखनी है, इसके लिए गुण है 10। और प्रश्न चौथा जो है इसमें इकाई 3 और 4 पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसके लिए गुण है 10। ऐसे कुल मिलाकर आपको यानी 40 गुण का प्रपत्र लिखना है और इसके बाद यानी 10 गुण आपके अंतर्गत होंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी क्या, तो हिंदी साहित्य पहले नहीं था क्या, इसके बारे में आपके मन में प्रश्न पैदा होंगे। इतिहास पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ये भी मन में शंका निर्माण होती है। तो हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य लिखने वाले जो विद्वान हैं, तो उन्होंने जैसे हम देखते हैं यानी अपने पास जो होता है उसका ज्ञान हमें होता नहीं है, लेकिन बाहर के आकर हमें कोई बता देता है तो हमें लगता है कि अरे हमारे पास ये सब कुछ है फिर भी हमें पता नहीं है। तो इसके पहले हिंदी का साहित्य लिखने का काम यानी भारत के लोगों ने नहीं किया है, तो यानी बाहर के लोगों ने आकर यहाँ हिंदी साहित्य लिखने का प्रयत्न कर दिया है। तो गारसाद तासी हो या गारसाद तासी ने पहले हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा है। इसके बाद यानी फिर उसके बाद यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कर दिया है, अलग अलग विद्वानों ने कर दिया है, तो उसके नामकरण भी अलग अलग उन्होंने कर दिए हैं। तो इसके पहले का जो साहित्य है वह यानी ब्रज और अवधि में मानते हैं, या जैसे यानी यहाँ भारत स्वतंत्र होने के बाद यानी हिंदी में 18 बोलियां सम्मिलित कर दी है, वो हिंदी की 18 बोलियां मानी जाती है। तो पहला का साहित्य अलग है और यहाँ का साहित्य अलग है। कई विद्वान मानते हैं कि हिंदी की निर्मिति 1050 के बाद हुई, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। तो आधुनिक काल जो है तभी से हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रादुर्भाव हो गया है। तो जैसे जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, निराला हो, तो इन्होंने काव्य के स्थान पर हिंदी भाषा को स्थापित करने का काम कर दिया है। तो यहाँ यानी पहले आदिकाल के जो कवि है उसे हम देखते हैं, तो यानी अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था, ये कई प्रमाण मिलते हैं, कई विद्वान भी मानते हैं। लेकिन यह आदिकाल का जो साहित्य हम देखते हैं तो ये अलग अलग प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो यह चारण काव्य माना जाता है, क्योंकि आदिकाल का साहित्य जो है वह राज्याश्रित साहित्य था, और राज्याश्रित साहित्य होने के बाद कारण यानी जनता का उसके साथ कोई सरोकार नहीं था। तो यही स्थिति हमें दिखाई देती है। तो इस काल का आदिकाल ऐसा क्यों कहा जाता है, यानी आदिकाल का नामकरण हम देखते हैं तो आदिकाल ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो है उसे आदि कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने उसके नामकरण अलग अलग करने के प्रयत्न किए गए हैं। जैसे आरंभिक काल कहाँ है, मध्यकाल कहाँ है, अलंकृत काल कहाँ है, परिवर्तन काल कहाँ है, वर्तमान काल कहाँ है। लेकिन यह जो है जितनी व्यक्ति उतनी प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है, तो अलग व्यक्ति अलग अलग सोच रखता रहता है।
तो इन्हें 1050 से 1350 तक का जो काल है उसे अलग अलग लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से अलंकृत करने का प्रयत्न कर दिया है। निसंदेह मिश्र बंधुओं का काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ है, किंतु इसमें असंगतियों का सर्वथा अभाव हमें दिखाई देता है। ग्रियर्सन ने यानी काल विभाजन जो कर दिया या कवियों की जानकारी इकट्ठी कर दी, तो वह उनका पहला प्रयास था। मिश्र बंधु हो या जैसे हम मानते हैं रामचंद्र शुक्ल हो, सभी ने मिश्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ है तो उसे आधार मान लिया है। तो ग्रियर्सन प्रमुख है, तो उसके साहित्य का आधार मानकर मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभी लोगों ने उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न कर दिया है। काल क्रमानुसार विभाजन कर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसका विभाजन करके उस समय के लोगों का साहित्य इकट्ठा करने का प्रयत्न कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो विभाजन कर दिया है वो उस काल की प्रवृत्तियों को देखकर विभाजन कर दिया है। उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल भी ऐसा कहा है, जैसे वीर गाथा काल का समय 1050 से 1375 इस संवत मानते हैं। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 तक मानते हैं। उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल जो मानते हैं 1750 से 1900 तक मानते हैं, और आधुनिक काल जो है गद्य काल 1900 से अब तक मानते हुए दिखाई देते हैं। मिश्र बंधुओं ने हमारे विवेच्य काल को आदि काल नाम से अभिहित किया है, किंतु शुक्ल जी ने उसे वीर गाथा काल कहा है। यानी मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल है इसी कारण उसे आदि काल कहा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे वीर गाथा काल कहा, क्योंकि उसी का कारण भी उसी तरह है। उसी समय अनेक युद्ध हुआ करते थे और राज दरबार में चारण कवि होते थे, और चारण कवि होने के कारण वे युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। उस समय के साहित्य का जनता के साथ कोई सरोकार नहीं था, इसी कारण उस समय हम देखते हैं कि यानी वीर गाथा काल जो है वो सही नाम हमें दिखाई देता है, वीर साहित्य ही दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो हो, बिसलदेव रासो हो, यह काव्य जो है वह वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसमें वीर रस ओतप्रोत भरा हुआ हमें दिखाई देता है। वीर गाथाओं की प्रमुखता को देखकर इसे वीर गाथा काल नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पुकारा है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल को भक्ति काल और रीति काल ऐसा कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल, और रीति की प्रमुख प्रवृत्तियों के कारण उसे रीति काल कहा। और भक्ति काल ऐसा क्यों? क्योंकि उसी समय भक्ति के अनेक प्रभाव बहते हुए हमें दिखाई देते हैं, जैसे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, अद्वैत भक्ति। तो चाहे तुलसीदास हो, जयसी हो, तो उन्होंने अपने अपनी दृष्टि से ईश्वर के रूप स्थापित करने के प्रयत्न कर दिए हैं। तो ऐसे आदि काल के नामकरण के बारे में हम देखते हैं, तो इन्हें आदि काल का नामकरण यानी इसे अलग अलग दृष्टि से करने का प्रयत्न कर दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर ही यानी महापंडित राहुल संस्कृत्य ने इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो सिद्ध सामंत युग क्यों कहा? क्योंकि सिद्धों का और सामंतों का यानी प्रभाव इस काल के साहित्य पर दिखाई देता है, इसी कारण उन्होंने सिद्ध सामंत युग ऐसा कहा है। इन्होंने इसके पूर्व सीमाएं यानी 8वीं शती से 13वीं शती तक निर्धारित कर दी है। तो यानी राहुल संस्कृत्यायन यानी इसे सिद्ध सामंत युग जो कहते हैं, तो इसका समय उन्होंने 8वीं शती से 13वीं शती तक माना है, लेकिन इन राहुल संस्कृत्यायन के मत से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सहमत नहीं होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने यानी आदि काल का प्रारंभ 1050 से 1350 तक माना हुआ है। सिद्धों की वाणी और
सामंतों की स्तुति इसमें हमें दिखाई देती है। सिद्धों की वाणी के अंतर्गत बौद्ध तथा नाथ सिद्धों की तथा वाणी हमें दिखाई देती है। तो ऐसे जो है मुनियों की यानी स्थिति यानी यहाँ गंभीर दिखाई देती है। हठयोग महिमा एवं क्रिया का विस्तार से प्रचार करने वाली रहस्य मूल्य कथा रचनाएं इस काल में हो गई है। हठयोग साधना जो है, हठयोग साधना जैसे हमें जैन साहित्य हो, नाथ साहित्य हो, यानी उसमें हमें दिखाई देती है। राम कुमार वर्मा जी ने इस काल को चारण काल नाम से पुकारा है। वर्मा जी के अनुसार उस काल में चारण काव्य आंशिक रूप में ही स्थापित हुआ था और अतः इस काल को, पूरे काल को चारण काल नाम से अभिहित करना संगत नहीं लगता है या वास्तव नहीं लगता है। चारण काल यानी जो चारण कवियों के माध्यम से ही माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल नाम से अभिहित कर दिया है। बीज वपन काल यानी क्या है? जैसे इस काल में हम देखते हैं कि पहली जो परंपरा है वह समाप्त होकर नए रास्ते के ओर अग्रसर हो रहे हैं, नया कोई निर्माण हो रहा है, यह उसमें दिखाई देता है। वर्मा जी के मतानुसार आदिकालीन साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां देखकर वे किसी विशेष प्रवृत्ति की ओर संकेत नहीं करते, क्योंकि उसे निश्चित किसी नाम से बांधा नहीं जा सकता है। अपभ्रंश संस्कृत आदि भाषाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य का निर्माण हुआ था। अपभ्रंश इसके पहले की भाषा जो मानते हैं हम अपभ्रंश मानते हैं। भाषा की उत्पत्ति का विकास तो हम देखते हैं तो पहले जो है वैदिक संस्कृत मानते हैं। वैदिक संस्कृत यानी वेदों की भाषा जो है उसे वैदिक संस्कृत मानते हैं। उसके बाद संस्कृत आती है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, वेदों से हटकर थोड़ी सी भाषा अलग हो गई, उसी कारण उसे संस्कृत कहते हैं। संस्कृत के बाद आ गई प्राकृत, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। संस्कृत के प्राकृत के बाद आ गई पाली, यानी जैसे बौद्ध साहित्य की जो भाषा हम मानते हैं वो पाली है या उसे कई लोग प्राकृत भी मानते हैं। और उसके बाद आ गई अपभ्रंश और अपभ्रंश निर्माण हो गई हिंदी, मराठी और खानदेशी। तो ऐसा ये विकास है, हिंदी, मराठी और खानदेशी का विकास है। और हिंदी के अंतर्गत जो 18 बोलियां है तो उसमें विभाजन कर दिया, पूर्वोत्तरी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उत्तरी हिंदी और मध्य हिंदी। और पूर्वी हिंदी में जैसे हम देखते हैं अलग अवधी होगी, मगधी होगी, मही, तो ऐसे है। तो ऐसे ये बोलियां जो है तो ये अवधि जैसे हम देखते हैं तुलसीदास की अवधि है, जायसी की अवधि है। तो इन्होंने अपनी भाषा पर अपना संस्कृत का पुट नहीं छोड़ा है। संस्कृत के कई शब्द उन्होंने ले ही लिए क्योंकि वो उसकी जननी है, क्योंकि हिंदी की निर्मित संस्कृत से हुई है या संस्कृत से हुई है, इसी कारण उसमें यानी थोड़ा सा संस्कृत का पुट हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो हम देखते हैं तो संस्कृत आदि भाषाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य की निर्मित हो चुकी थी। वर्मा जी के मतानुसार यह काल भारतीय विचार मंथनों का काल माना जाता है, यानी इसी समय अनेक विचार मंथन होते हुए दिखाई देते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखकर उसका यानी विवेचन करता रहता है और उसमें से जो अच्छा आता है तो वो हमें दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने काल के अनुसार विभाजन करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया है। इस नामकरण पर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत दिखाई देते हैं, किंतु सर्वसाधारण रूप में देखा जाए तो 10वीं 11वीं शताब्दी में जो भी रचनाएं हुई वे अपभ्रंश में प्रस्फुटित है। अपभ्रंश और हिंदी एक नहीं है। शिव कुमार शर्मा जी कहते हैं कि इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 12वीं शती के अंत तक हमें हिंदी के कई पदचिन्ह दिखाई देते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की
पूर्वोपार सीमा निर्धारण का प्रश्न साहित्य जगत में निर्माण हुआ है। अभी तक प्रश्नवाची चिन्ह यह है कि गणपति चंद्र गुप्त जी के विचार विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा है आदिकाल के समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ही मार्ग है, वह मार्ग है वे अपने वैयक्तिक जो पूर्वाभ्रम जो है उसी को दूर हटाए और उसी समय हमें यानी दूसरे साहित्य दूसरे विद्वानों में जो अच्छा दिखाई देता है वही लेकर उसका क्या करें हम यानी निर्णय करें कि इन्हें हिंदी का उद्भव कब हो चुका है और उनके अंतर्गत कौन कौन सी प्रामाणिक रचना आती है जो भाषा की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत रखी जा सकती है। तो इन्हें सार गर्भित दृष्टिकोण गणपति चंद्र गुप्त जी ने रख दिया है और वे कहते हैं कि जो जो अलग अलग विद्वानों के साहित्य में हमें दिखाई देता है तो यह मिलता है तो उसी को लेकर हमें यानी समय निर्धारित करना पड़ता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का काल विभाजन या हिंदी का नामकरण जो है आदि काल का नामकरण जो है यह हमें दिखाई देता है। तो अगले बारे में इसके आगे हम अगले लेक्चर में देख लेंगे।